आदाब, नमस्कार, सलाम दोस्तों। मैं हूं आदिल खान। दोस्तों, इजराइल अपनी गलतियों में उलझता जा रहा है और उसे यूएन से लेकर फ्रांस और खुद अपने ही घर में इन गलतियों की सज़ा मिलनी शुरू हो चुकी है। 3 खबरें इसी मुद्दे से जुड़ी हुई आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं। ज़रा गौर से सुनिएगा, जिससे पता चलता है कि इजराइल किस कदर कमज़ोरी का सामना इन दिनों कर रहा है। दोस्तों, फ़लस्तीन पर किए गए इजराइल के एक एक जुल्म का हिसाब होने वाला है और एक एक जुल्म को दर्ज किया जा रहा है और इस दर्ज जुल्म को नाम दिया जा रहा है वॉर क्राइम का। यानी कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में जो एक बैठक अहम हुई है, उसके बाद ये अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का काला चिट्ठा तैयार हो चुका है और अब उसको सज़ा देने की बारी है। इजराइल के ऊपर वॉर क्राइम करने का टैग लगने वाला है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन में इजराइल के खिलाफ एक बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें जांच की जाएगी कि क्या इजराइल, जिसे अपनी रक्षा की कार्रवाई करार देता है, क्या वो युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है या नहीं। ये वो रक्षा की कार्रवाई थी जो फ़लस्तीन के खिलाफ उसने की, जिसमें उसने हज़ारों घरों को तहस नहस कर दिया अपनी बमबारी में और सैकड़ों लोगों की, बेगुनाह लोगों की, औरतों और बच्चों की जान ले ली। अगर ये युद्ध अपराध साबित होता है तो याद रखें दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू के साथ ही पूरे इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और उस पर कई प्रतिबंध भी लग सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष मानवाधिकार संस्था गजा में इजराइल और फ़लस्तीनी संगठन हमास के बीच 11 दिनों तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी। UNHRC यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यह प्रस्ताव 24-9 वोट से पास हुआ। 24 वोट इस प्रस्ताव के समर्थन में और 9 वोट इसके विरोध में, यानी 9 देश सिर्फ इजराइल के साथ थे, जबकि 24 देश इजराइल के खिलाफ थे। वो चाहते थे इस पूरे मामले की जांच युद्ध अपराध के तहत हो। 24 वोट उसके खिलाफ पड़े हैं। 14 देशों ने मतदान से बाहर रहने का फैसला किया, यानी उन्होंने वोट नहीं डाला और कहीं ना कहीं वो भी इजराइल के साथ न खड़े होकर ये दर्शाना चाहते हैं कि फ़लस्तीन के ऊपर जो उसकी कार्रवाई थी, दरअसल वो जुल्म था। मतदान न करने वाले देशों में हमारा देश भारत भी शामिल है, यानी यहाँ पर भी भक्तों के लाल मिर्च लगना तय है। गुरुवार को UNHRC का फ़लस्तीनियों के अधिकारों को लेकर खास सत्र बुलाया गया था और इसी में जो फैसला हुआ है। इजराइल के प्रमुख अखबार ने फ़लस्तीनी संगठन हमास की ताकत की सराहना करते हुए इजरायली सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखबार जेरूसलम पोस्ट ने अपने एक लेख में लिखा है कि इजरायली अधिकारी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमास प्रमुख याह्या सिनवार के गजा पट्टी में सार्वजनिक रूप से दिखाई देने को, सोचिएगा, याह्या सिनवार जो कि हमास के प्रमुख लीडर हैं, उनके गजा पट्टी में सार्वजनिक रूप से दिखाई देने को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके युद्ध मंत्री, जिनका नाम हमने लिया था, वो डर की निशानी बताएं लोगों को कि ये बंदा ऐसे खुलेआम दिख रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमास के नेता अल सिनवार, नेतन्याहू और बेनी गेट्स दोनों से ज़्यादा बहादुर और सच्चे हैं। ये लिखा है प्रमुख अखबार जो जेरूसलम का है, इजराइल का, उसने, जेरूसलम टाइम्स ने। तो बहादुर और सच्चे वो बताते हैं हमास के नेता बेंजामिन नेतन्याहू और वहाँ के युद्ध मंत्री से, इसीलिए उन्हें इतना ज़्यादा समर्थन हासिल है। याद रहे कि ज़ायनी अधिकारियों के हाल ही में उन्होंने कहा था, ज़ायनी अधिकारियों ने, कि गजा पट्टी में हमास के नेता याह्या सिनवार और हमास की सैन्य शाखा के प्रमुख मोहम्मद ज़ैफ की हत्या करना चाहते हैं। कौन? ज़ायनी अधिकारी। फ़लस्तीनी सूत्रों के मुताबिक याह्या सिनवार ने बुधवार को इस सवाल के जवाब में कि वो ज़ायनी युद्ध मंत्री की धमकी से डरते हैं या नहीं, कहा था कि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें हार्ट अटैक या कोरोना वायरस की वजह से मौत आए, बल्कि वो चाहते हैं कि वो ज़ायनी शासन के युद्धक विमानों के हमलों में मारे जाए। यह हौसला है, ये बताता है कि वो बीमारी से या नेचुरली डेथ से मरना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो हमले में मरें, वो जंग में मरें, वो शहीद हों। उन्होंने ज़ायनी युद्ध मंत्री को चुनौती देते हुए उन्हें 60 मिनट की मोहलत दी थी कि इस दौरान जब वो पैदल, यानी कि सिनवार, जब वो पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हों, उनकी हत्या कर दी जाए। इस पत्रकार सम्मेलन के बाद याह्या सिनवार अपने घर तक पैदल गए भी और ज़ायनी अधिकारी उनकी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाए। दोस्तों, सिनवार का ये साहस बताता है कि इजराइल के हौसले हमास ने पस्त कर दिए हैं और
हर गुजरते दिन के साथ इजराइल के पैर उखड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमास को मिल रहा समर्थन या फ़लस्तीन के समर्थन में खड़े हो रहे देश और जो इजराइल है उसके खिलाफ एक जो लामबंदी हो रही है, उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि वक्त बदल रहा है, हवा का रुख बदल चुका है। अब तीसरी खबर का रुख करते हैं दोस्तों। फ्रांसीसी विदेश मंत्री के टू नेशन थ्योरी वाले बयान को लेकर इजराइल और फ्रांस के संबंध बहुत तनावग्रस्त हो चुके हैं। यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे के देशों से अपने अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। ये बड़ी घटना है दोस्तों। यूरोप और इजराइल के एतबार से ये बहुत बड़ी घटना है कि तेल अवीव से फ्रांस का राजदूत वापस हो चुका है और पेरिस से इजराइल का राजदूत वापस हो चुका है। दोनों देशों ने अपने अपने राजदूत वापस बुला लिए, क्योंकि फ्रांस ने कहा था कि जो फ़लस्तीन के ऊपर इजराइल कर रहा है वो कार्रवाई सही नहीं, 2 स्टेट होनी चाहिए, सीमाएं निर्धारित होनी चाहिए, फ़लस्तीन एक अलग देश होना चाहिए और इजराइल एक अलग। बस यही इजराइल को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। ज़ायनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नस्ल परस्ती के संबंध में फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यावेस ली द्रियान के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद फ्रांस ने तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुला लिया और फ्रांस के इस कदम की प्रतिक्रिया में इजराइल ने भी पेरिस से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। फ्रांस के विदेश मंत्री ने अवैध अधिकृत फ़लस्तीन में होने वाले हालिया परिवर्तनों के संबंध में चेतावनी दी थी और कहा था कि 2 देशों यानी कि 2 नेशन के प्रस्ताव को व्यवहारिक ना बनाया जाना लंबे समय तक ज़ायनी शासन की नस्ल परस्ती का कारण बनेगा। लंबे समय तक ज़ायनी शासन यानी इजराइल की नस्ल परस्ती का कारण बनेगा, ये कहा था और यही इस विवाद की वजह है। फ्रांस के विदेश मंत्री के इस बयान पर ज़ायनी शासन के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ट्विटर पर गुस्सा जाहिर किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कहा था कि नस्ल भेद के संबंध में उन्हें फ्रांस के विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी आपत्ति है और उन्होंने नस्ल परस्ती के बारे में जो कुछ भी बयान दिया है वो शर्मनाक है, वो निराधार है। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों? इजराइल हर गुजरते दिन के साथ फंसता जा रहा है। उसके पुराने सहयोगी उससे दूर हो रहे हैं। सिर्फ अरब वर्ल्ड नहीं, यूरोप से भी उसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। फ्रांस का उससे अलग हो जाना, फ्रांस का अपना राजदूत वापस बुला लेना इस सिलसिले में बताता है कि इजराइल के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है और ये मुश्किल वक्त आगे क्या कुछ दिखाता है इजराइल को, ये देखना होगा।